देखो इशिता, अगर गांव वालों को यह पता चल गया कि तुम ही राजकुमारी मेघलाया का पुनर्जन्म हो, तो शायद वे डर और गुस्से के कारण हमें ही दोषी ठहराने लगें। हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अनुज ने धीमी आवाज में चिंता जताते हुए कहा। बात तो तुम्हारी सही है अनुज, लेकिन हम करेंगे क्या? महाराज विश्वजीत और राजकुमारी मेघालय की कहानी के आखिरी पन्नों का क्या हुआ, यह कैसे पता चलेगा? ईशिता ने परेशान होकर पूछा। तभी मेघना की आंखों में एक चमक आई। बिरमपुर पुराण का अंत जरूर हो गया, पर इतिहास की किताबें तो अभी जीवित हैं। हमें प्रोफेसर नवीन से मिलना चाहिए। उन्हें पुरानी लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं का गहरा ज्ञान है। अगली सुबह तीनों ने बिना किसी को बताए गांव की सीमा पार की। रास्ते में सन्नाटा था। अनुज गाड़ी चला रहा था और मेघना उसके बगल में बैठी थी। इशिता ने पीछे से धीरे से पूछा, अनुज, मैं मेघना की बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं तो उसके साथ हूं ही, पर तुम मेघना की खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर हमेशा क्यों खड़े रहते हो? मेघना ने इशिता को देखा, फिर अनुज की ओर। अनुज ने गंभीर स्वर में कहा, इशिता, इस समय यह सब सोचने का वक्त नहीं है। मुझे मेघना की सुरक्षा का जो बोध हो रहा है वो शायद किसी गहरे संबंध का नतीजा है। 2 घंटे की यात्रा के बाद वे प्रोफेसर नवीन के पुराने बैंगल पर पहुंचे। प्रोफेसर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। राजा विश्वजीत और राजकुमारी मेघलाया, यह नाम तो बहुत पुराना है। प्रोफेसर कुछ देर तक फाइल्स में उलझे रहे और फिर एक पुरानी, धूल से सनी किताब निकाल लाए। किताब के पन्ने पलटते हुए उन्होंने पढ़ना शुरू किया। सन 1600 में जनकपुरी में एक अज्ञात व्यक्ति का आगमन हुआ। वो सेठ के यहां मजदूरी करता था, पर उसका रहन सहन किसी सम्राट जैसा था। मरते समय उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसका शव बिरामपुर पहुंचाया जाए, लेकिन सीमा विवाद के कारण उसे जनकपुरी की एक गुफा में ही ताबूत के अंदर दफना दिया गया। मेघना की आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपनी प्रजा की परवाह की। वापस लौटकर उन्होंने मुखिया को सब सच बता दिया। मुखिया और तांत्रिक का चेहरा सेफ्ट पड़ गया जब मेघना ने दृढ़ता से कहा, पिछले जन्म में मैं ही राजकुमारी मेघलाया थी, तो वहां सन्नाटा पसर गया। विश्वास करना कठिन था, लेकिन सबूत सामने थे। सब लोग जनकपुरी के उस जंगल में पहुंचे। गुफा के अंदर का दृश्य भयावह था। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जमीन कांपने लगी और मगधों की एक विशाल फौज बाहर की और भाग निकली। अंधेरे के उस पार गुफा के कोने में एक पुराना ताबूत रखा था। उसके अंदर से धमधम की आवाजें आ रही थी, मानो कोई अंदर से उसे तोड़ना चाहता हो। ताबूत को गांव के मुखिया चौक पर लाया गया। पूरी रात गांव वालों ने पहरा दिया। तंत्रिक महाराज ने चेतावनी दी, आज रात निशिर-मोलो का आखिरी तांडव होगा, सावधान रहना। रात के 9 बजते ही निशिर-मोलो की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। वे सीधे कुएं की ओर बढ़े जहां मेघना खड़ी थी। निशिर-मोलो की लाल आंखें मेघना को देख चमक उठीं। ताबूत से सुनहरी रोशनी निकालने लगी और मेघना उसकी ओर खिंची चली गई। तभी अनुज चिल्लाया, हम राजकुमारी मेघलाया हैं। मेघना ने भी अपनी पूरी ताकत से पुकारा, राजकुमारी मेघलाया। अचानक निशिर-मोले थिथक गए। ताबूत का ढक्कन अपने आप खुला और महाराज विश्वजीत का कंकाल निकलकर एक नई ऊर्जा के साथ उस रहस्यमयी रोशनी में विलीन हो गया। निशिर-मोले बिना एक शब्द कहे कब्रिस्तान की तरफ ओझल हो गए। गांव ने राहत की सांस ली। अगली सुबह विदाई का समय था। अनुज की आंखें नम थीं। बुसके जाते ही मेघना ने मन ही मन सोचा, हम फिर आएंगे। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। उसी वक्त जनकपुरी की उस गुफा में माहौल बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। बिजली कड़कड़ाई और उस गुफा के सबसे अंधेरे कोने में रखा दूसरा ताबूत जोर से खुला। उसमें से दमयंती बाहर निकली। उसकी आंखें जालते हुए अंगारे जैसी थीं और नाखूनों की जगह अब खंजर जैसे पंजे थे। वो एक भयानक अंदाज में हंसती हुई गुफा से बाहर की और बढ़ी। आजाद, आखिरकार हम आजाद हो गए। दमयंती का अट्टहास पूरे जंगल में गूंज रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखा। उसकी छुआ से वहां के पेड़ पौधे झुलसने लगे थे। वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बिरमपुर की तरफ बढ़ने लगी।
एक नया और पहले से कहीं ज्यादा भयंकर खतरा अब गांव की दहलीज पर दस्तक देने वाला था।